हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 10th का चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट हेडिंग है मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो हम डायरेक्टली टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक है यहाँ से स्टार्ट। टेक द केस ऑफ ए शू मैन्युफैक्चरर, ही वांट्स टू सेल शूज इन द मार्केट एंड बाय व्हीट। एक शू मैन्युफैक्चरर का केस ही ले लीजिए। इसको अपने जूते बेचने हैं और ये व्हीट खरीदना चाहता है। द शू मैन्युफैक्चरर विल फर्स्ट एक्सचेंज शूज दैट ही हैज प्रोड्यूस फॉर मनी। ये सबसे पहले अपने शूज को मनी के साथ एक्सचेंज कर लेगा एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर व्हीट। फिर उस मनी को व्हीट के साथ एक्सचेंज कर लेगा। इमेजिन हाउ मच मोर difficult it would be if the shoe manufacturer had to directly exchange shoes for wheat without the use of money. Imagine कीजिए वो सिचुएशन कितनी डिफिकल्ट होगी जब बिना पैसे के इसको अपने शूज एक्सचेंज करने होंगे एक ऐसे इंसान के साथ जिसके पास व्हीट है। मतलब उस कंडीशन में इसको एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जिसके पास व्हीट है और जिसे शूज खरीदने हैं। तो ये एक सिचुएशन कितनी डिफिकल्ट होगी हम इमेजिन कर सकते हैं। इस सिचुएशन को हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स व्हेन बोथ पार्टीज हैव टू एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटीज। जब दोनों पार्टी एक दूसरे का सामान खरीदने के लिए एग्री कर देती हैं तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। जब हम पैसे का उपयोग नहीं करते एक्सचेंज करने के लिए, उस समय इस सिचुएशन का उपयोग किया जाता था। राजा महाराजा के समय में जब पैसे का उपयोग बहुत समय पहले नहीं किया जाता था, उस समय इस सिचुएशन का यूज किया जाता था जब दोनों व्यक्ति को एक दूसरे का सामान खरीदना और बेचना हो। नाउ हम आगे शुरू करते हैं। In a barter system where goods are directly exchanged without the use of money, double coincidence of wants is an essential feature. बार्टर सिस्टम क्या होता है? जब हम बिना किसी पैसे के सामान को एक्सचेंज करते हैं उसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। तो उस बार्टर सिस्टम में हम किस चीज का उपयोग करते हैं? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मतलब जब दोनों एक दूसरे के सामान को खरीदना और बेचना चाहेंगे तभी तो वो एक्सचेंज करेंगे। तो बार्टर सिस्टम में इस डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। In contrast, in an economy where money is in use, money by providing the crucial intermediate step eliminates the need for double coincidence of wants. मतलब आज के ज़माने में इन एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी में वेयर मनी इज यूज, जहाँ पर मनी यूज की जाती है तो वो एक इंटरमीडिएट की तरह काम करती है और डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की जगह हम मनी को उपयोग करते हैं। आगे चलते हैं। अब हमारा यहां पर आते हैं। All he has to do is find a buyer for his shoes. अब यहाँ पर हमें उसी एग्जाम्पल की बात कही जा रही है जो एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देखा था ना, शू मैन्युफैक्चरर और एक दूसरा व्यक्ति जो राइस खरीदना बेच रहा था, उनका ही एग्जाम्पल लेकर यहाँ पर बात की जा रही है। क्या कह रहे हैं? ऑल ही हैज टू डू इज फाइंड ए बायर। सिर्फ उस शू मैन्युफैक्चरर को एक खरीदार देखना पड़ेगा फॉर हिज शूज, जो उसके शूज खरीदे। वंस ही हैज एक्सचेंज्ड हिज शूज फॉर मनी, ही कैन परचेज व्हीट और एनी अदर कमोडिटी इन द मार्केट। वंस जब वह अपने जूते पैसों के साथ एक्सचेंज कर लेगा, उसके बाद वो पैसे से कोई भी चीज या फिर व्हीट खरीद सकता है। सिंस मनी एक्ट एज ए इंटरमीडिएट इन एक्सचेंज प्रोसेस, मनी है वो एक्सचेंज प्रोसेस में एक इंटरमीडिएट का काम करती है। सो इट इज कॉल्ड ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी इज कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब यहाँ पर मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, जो मनी है उसके मॉडर्न फॉर्म्स हम शुरुआत करते हैं यहां से।
We have seen that money is something that can act as a medium of exchange in transaction. हमने देखा है कि मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है. बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स ए वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स वाज यूज्ड एज मनी. कॉइन के इंट्रोडक्शन से पहले, मतलब जब कॉइन आया नहीं था उससे पहले, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स was used as money. मनी के तौर पर, मतलब जिस तरह आज हम मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, उस समय बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनको हम मनी की तरह उपयोग करते थे. फॉर एग्जाम्पल, सिंस द वेरी अर्ली एजेस इंडियंस यूज्ड ग्रेन्स एंड कैटल्स एज मनी. वो अनाज और कैटल को मनी के उपयोग करते थे, मनी के तरीके से. देर आफ्टर केम द यूज ऑफ मेटेलिक कोइंस. उसके बाद मेटेलिक कोइंस का यूज होना हुआ. गोल्ड के थे, सिल्वर के थे, कॉपर के थे कोइंस. ए फेस विच कंटिन्यूड वेल इनटू द लास्ट सेंचुरी. ये लास्ट सेंचुरी मतलब अब जो सेंचुरी चल रही है, आज तक इस कोइन का उपयोग हम करते हैं. अब करेंसी की बात करते हैं. करेंसी, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी. मनी की जो मॉडर्न फॉर्म्स है, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, आज की जो मनी की मॉडर्न फॉर्म्स है उसमें करेंसी इंक्लूड होती है. करेंसी होती है पेपर नोट्स एंड कॉइन्स. अनलाइक द थिंग्स दैट वर यूज्ड एज मनी अर्लियर, मॉडर्न करेंसी इज नॉट मेड ऑफ प्रीशियस मेटल्स. जैसे पहले जैसे गोल्ड के बनते थे, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इनकी जगह आजकल इतने प्रीशियस, इतने अनमोल मेटल्स के नहीं बनते कॉइन्स. एंड अनलाइक ग्रेन एंड कैटल दे आर नाइदर ऑफ एवरीडे यूज. और उस समय हमने पढ़ा है कि वो ग्रेन और कैटल को मनी की तरह एक्सचेंज किया करते थे. तो आज इनका इस मनी वाले काम में कोई यूज नहीं है. अब हम इन दोनों की जगह मनी यूज करने लगे, इसलिए दे आर नाइदर ऑफ एवरीडे यूज. अब वो किसी काम के नहीं है. द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन. इस मॉडर्न करेंसी का भी बस कोई यूज नहीं है, बस इसको हम एक ऐसे करेंसी के रूप में मानते हैं. देन व्हाई इज इट एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज? It is accepted as a medium of exchange because the currency is authorized by the government of country. हमने पढ़ा है ना, द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन. इसका कोई काम नहीं है, फिर भी हम इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए इसलिए यूज करते हैं बिकॉज जो हमारी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने इसको ऑथोराइज किया है. उसके द्वारा ये ऑथोराइज्ड है, ये हमारी रुपीज और करेंसी है, इसलिए हम इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में प्रयोग करते हैं. इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. एज पर इंडियन लॉ नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इश्यू करेंसी. इंडिया में रिजर्व बैंक है, वो करेंसी इश्यू करता है सेंट्रल गवर्नमेंट से सलाह लेकर. इंडियन लॉ के हिसाब से नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एक व्यक्ति या कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन हमारी करेंसी को इश्यू नहीं कर सकती. सिर्फ और सिर्फ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारी करेंसी इश्यू करता है. मोreover, the law legalizes the use of rupee as a medium of payment that cannot be refused in settling transactions in India. हमारा लॉ ये भी बताता है कि जब हम मीडियम ऑफ पेमेंट के रूप में हम जब रुपी को यूज करते हैं, जब कोई भी व्यक्ति अगर इसको नकारे तो वो सही नहीं है. हमारा लॉ ये भी कहता है कि अगर कोई व्यक्ति इस रुपी को नकारता है तो वो एक गुनाह है. कोई भी कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड इन सेटलिंग ट्रांजेक्शंस. कोई भी व्यक्ति इस रुपी को नकार नहीं सकता. ये एक लॉ है हमारी कंट्री का. तो हमने मेन बातें पढ़ ली
कि जो करेंसी नोट्स हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किए जाते हैं एज ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी. एंड द थर्ड पॉइंट इज नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज ए पेमेंट मेड इन रुपीज. कोई भी व्यक्ति रुपये में की गई पेमेंट को नकार नहीं सकता. हैंस रुपी इज वाइडली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. इसलिए हम रुपये को मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में प्रयोग करते हैं. देखिए, सबसे पहले तो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको ऑथराइज किया है. ये हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज इसलिए बना है क्योंकि सबसे पहले तो आरबीआई बैंक ने इसको अनुमति दे रखी है. दूसरा, कोई भी व्यक्ति इस रुपये में की गई पेमेंट को नकार नहीं सकता. एंड तीसरा, और कोई भी व्यक्ति इस तरह की करेंसी को छाप नहीं सकता. सिर्फ आरबीआई को ही यह इजाजत है कि वो अपनी करेंसी छाप सके. तो इन कारणों से सबसे पहले सिर्फ आरबीआई को ही अनुमति है. दूसरा, और कोई ऑर्गेनाइजेशन इस नोट को या हमारी करेंसी को नहीं छाप सकती. और तीसरा, कोई भी रुपये में की गई पेमेंट को नहीं नकार सकता. इन कारणों से हम रुपये को हमारे मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में प्रयोग करते हैं. देन डिपॉजिट्स विद बैंक. एक और हमारा नया टॉपिक आ गया, डिपॉजिट्स विद बैंक. व्हाट डू पीपल डू विद दिस एक्स्ट्रा कैश. जो लोगों के पास ज्यादा पैसा हो जाता है वो इसका क्या करते हैं. दे डिपॉजिट इट विद द बैंक्स बाय ओपनिंग ए बैंक अकाउंट इन देयर नेम. वो अपने नाम से बैंक में एक अकाउंट खुला देते हैं और उसमें वो उस एक्स्ट्रा कैश को डिपॉजिट कर देते हैं. Banks accept the deposits and also pay an amount as interest on the deposits. बैंक इस डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर लेता है और वो जो बैंक है वो इसके ऊपर इंटरेस्ट भी देता है. मतलब जितने महीने या जितने दिन वो बैंक में हमारा कैश डिपॉजिट रहता है उसी हिसाब से बैंक हमको इंटरेस्ट यानी जो हमने डिपॉजिट किया है उसके ऊपर कुछ पैसा जोड़कर देता है. आई थिंक कि आपको इंटरेस्ट के बारे में पता होगा. आपने मैथ्स में इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट ये निकालना भी सीखा होगा. तो हम जितने दिन या जितने महीने या जितने साल उसमें वो डिपॉजिट कराए रखते हैं हमें इंटरेस्ट भी मिलता रहता है. इन दिस वे पीपल्स मनी इज सेफ विद द बैंक्स एंड इट अर्न्स एन अमाउंट एज इंटरेस्ट. तो एक तो उनके पैसा सेफ रहता है और दूसरा उनको इंटरेस्ट भी मिलता है. सिंस द डिपॉजिट्स इन द बैंक अकाउंट्स कैन बी विड्रॉन डिमांड. जो हमारे डिपॉजिट्स हैं वो हमारी इच्छा अनुसार, हमारी डिमांड के अनुसार कभी भी विड्रॉ यानी निकाले जा सकते हैं. दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स. मतलब ऐसे डिपॉजिट्स जिनको हम हमारी इच्छा अनुसार कभी भी निकाल सकते हैं. हमारी इच्छा अनुसार हम कभी भी उन डिपॉजिट्स को निकाल सकते हैं. उन डिपॉजिट्स को डिमांड डिपॉजिट्स कहा जाता है. Demand deposits offer another interesting facility. It is the facility which lends. It is the essential characteristics of money, that of medium of exchange. Demand deposits offer another interesting facility. ये एक और इंटरेस्टिंग फैसिलिटी देते हैं. It is this facility, ये वह फैसिलिटी है विच लैंड्स. इट इज एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी, दैट ऑफ ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. यू वुड हैव हर्ड ऑफ पेमेंट बीइंग मेड बाय चेक्स इंस्टेड ऑफ कैश. आपने चेक के रूप में पेमेंट तो सुना ही होगा और आपने चेक भी देखा ही होगा. तो for payment through check, the payer who has an account with the bank makes out a check for a specific amount. तो अगर किसी को बैंक से पैसे निकालने हैं तो वो इस तरह का चेक होता है, आप देख सकते हैं इस तरह का आपका चेक होता है.
यहाँ पर कितने रुपए निकालने हैं और सारी इंफॉर्मेशन हम फिल कर देते हैं। और डिमांड डिपॉजिट्स, जब हम डिमांड डिपॉजिट्स कराते हैं बैंक में, उसी समय पर ये काम आता है, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट्स के अनुसार हम हमारी इच्छा अनुसार कभी भी निकाल सकते हैं। तो हम ये चेक पे करेंगे और वो हमें पैसे निकाल कर दे देंगे। तो ये इसका डिमांड डिपॉजिट्स का अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटी है कि हम कभी भी पैसे निकाल सकते हैं। अब चेक क्या होता है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ए चेक इज ए पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक को ये पेपर इंस्ट्रक्ट करता है टू पे स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन्स अकाउंट। एक पर्सन के अकाउंट से एक स्पेसिफिक अमाउंट देने के लिए टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज बीन इशूड। मतलब ए चेक इज ए पेपर, चेक ये पेपर होता है जो इंस्ट्रक्ट करता है बैंक को देने के लिए, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी देने के लिए, उस फ्रॉम द पर्सन्स अकाउंट, उस पर्सन के अकाउंट से, टू द पर्सन, उस पर्सन को जिसका नाम चेक पर इश्यू है, मतलब जिसका नाम चेक पर लिखा गया है, उस पे देखो प्रेम कुमार लिखा हुआ नया पर, तो यहाँ पर प्रेम कुमार को 57,000 ओनली, मतलब 57,000 रुपीज देने हैं। तो इस तरीके से हम आपको एक बार फिर से डेफिनेशन बता देते हैं। ए चेक इज ए पेपर होता है इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन्स अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम ऑफ द चेक हैज बीन इश्यूड। आगे चेक तो हमने देख ही लिया है। द फैसिलिटी ऑफ चेक्स, यहां पर देखिए, द फैसिलिटी ऑफ चेक्स अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट मेक इट पॉसिबल टू डायरेक्टली सेटल पेमेंट्स विदाउट द यूज ऑफ कैश। अब जो डिमांड डिपॉजिट की यही फैसिलिटी है जो इस चीज को पॉसिबल करती है कि हम पैसे निकाल सके विदाउट द यूज ऑफ कैश। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि हम एक खाते से निकालकर जब दूसरे अकाउंट में पैसे डालते हैं तो उस झंझट से हम बच सकते हैं चेक का उपयोग कर। हम चेक देंगे और बैंक अपने आप ही वो पैसे दूसरे के अकाउंट में डाल देगा। इसलिए विदाउट द यूज ऑफ कैश यहाँ पर लिखा हुआ है, हम सिर्फ चेक का उपयोग करते हैं और बैंक अपने आप ही डाल देता है दूसरे के अकाउंट में मनी। आगे, द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी एंड डिपॉजिट्स are closely linked to the working of the modern banking system. Deposits और करेंसी, ये मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी जो करेंसी है, एंड डिपॉजिट्स आर क्लोजली लिंक्ड टू द वर्किंग ऑफ द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। ये एक दूसरे से क्लोजली लिंक्ड है, किस तरीके से बैंक काम करेगा। चलो आगे देखते हैं, इस चीज का हमें आगे पता लगेगा। लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। अब बैंक की लोन एक्टिविटीज के बारे में हम पढ़ेंगे। लोन कैसे देते हैं बैंक, लोग कैसे लेते हैं लोन, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। ये रहा हमारा बैंक, लेफ्ट साइड में डिपॉजिटर्स है जिनके पास ज्यादा पैसे हैं, तो पीपल मेक डिपॉजिट्स एंड पीपल मेक विड्रॉल्स विद गेट इंटरेस्ट। दूसरी साइड बोरोवर यानी लेने वाले हैं, वो लोन लेते हैं और वो इंटरेस्ट के साथ उस लोन को वापस भी रीपे कर देते हैं। अब हम टॉपिक पर आते हैं। देयर इज एन इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म एट वर्क है, यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है इस बैंक के काम करने का, वो हम देखेंगे। Banks keep only a small proportion of their deposits as cash. वो कुछ ही पैसे को अपने पास डिपॉजिट रखता है। For example, banks in India these days hold about 15% of their deposits as cash.
वो 15% ही कैश अपने पास रखता है। दिस इज केप्ट एज प्रोविजन टू पे द डिपोजिटर्स who might come to withdraw money from bank on any given day। ये 15% क्यों रखते हैं? क्योंकि जब डिपोजिटर आएगा अपने पैसे वापस निकाल ले तो उसे इंटरेस्ट भी तो चाहिए, इसलिए इस 15% जो उसके पास टोटल 100% रुपए होते हैं उसमें तो कुछ तो डिपोजिटर्स के पैसे होते हैं और उसके पास खुद के पैसे सिर्फ 15% ही होते हैं जिसको वो इंटरेस्ट देने के लिए उपयोग करता है। सिंस नो on any particular day only some of its many depositors come। जितने भी डिपोजिटर्स ने पैसे जमा करवा रखे उनमें से कुछ ही आते हैं। टू विड्रॉ कैश द बैंक इज एबल टू मैनेज विद दिस कैश। एक दिन में सारे तो आएंगे ही नहीं, इसलिए कुछ व्यक्ति ही गिवन डे को आते हैं, बाकी और सारे कभी कभार ही आते हैं। तो अब बैंक्स यूज द मेजर प्रोपोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स टू एक्सटेंड लेंथ। अब वापिस पैसे विड्रॉ कराने तो वो आते नहीं हैं, इसलिए इस डिपॉजिट को वो लोन के रूप में किसी और को दे देते हैं। अब आगे पढ़ते हैं कि अब ये मैनेज कैसे करते होंगे। उस डिपॉजिट्स को तो लोन के रूप में दे दिया, अब ये मैनेज कैसे करेंगे वो हम पढ़ते हैं। देयर इज ए ह्यूज डिमांड फॉर लोन्स फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। लोन की बहुत डिमांड है। वी शैल रीड मोर अबाउट दिस इन द फॉलोइंग सेक्शंस। बैंक्स मेक यूज ऑफ डिपॉजिट्स टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट्स। लोन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए डिपॉजिट का उपयोग करते हैं। In this way, bank mediate between those who have surplus funds, the depositors, and those who are in need of these funds, the borrowers। तो वो अब डिपॉजिट किया हुआ पैसा लोन के रूप में दे देते हैं और जब वो लोन वापस आता है तो वो डिपॉजिटर जब विड्रॉ करने आते हैं तो उस डिपॉजिटर को वो पैसा वापस दे देते हैं। तो इस तरह वो इस कैश के साथ मैनेज करते हैं। बैंक्स चार्ज ए हायर interest rate on loans than what they offer on deposits। डिपॉजिट के ऊपर वो जितना इंटरेस्ट देते हैं उससे ज्यादा वो लोन देते हैं, उस पर इंटरेस्ट लगाते हैं। मतलब वो इंटरेस्ट के रूप में देते तो कम है पर इंटरेस्ट के रूप में लेते ज्यादा है। द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज्ड फ्रॉम बोरोवर एंड व्हाट इज पेड टू डिपॉजिटर इज देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम। अब इनकी मेन सोर्स क्या है? देखो, इंटरेस्ट तो वो देते थोड़ा है और लेते ज्यादा है, तो थोड़ा देकर ज्यादा लेंगे तो कुछ तो बचेगा। वो इस बचे हुए पैसे जो है वो इनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम है। तो हमने देखा बैंक कैसे काम करता है। सबसे पहले उसमें ज्यादातर पैसा डिपॉजिट किया हुआ होता है, सिर्फ 15% ही पैसा ऐसा होता है जो वो खुद के पास रखते हैं और उस डिपॉजिट किए हुए पैसे को वो लोन के रूप में दे देते हैं। और लोन के रूप में जब देते हैं तो इंटरेस्ट भी लेते हैं और इंटरेस्ट जो लेते हैं वो ज़्यादा लेते हैं और देते इंटरेस्ट कम है, इसलिए जो पैसा बचता है उसको ये सोर्स ऑफ इनकम उनका यही है। बैंक्स का सोर्स ऑफ इनकम यही है। तो अब वो लोन कैसे देते हैं एक बार वापिस बता देता हूँ। जो पैसे डिपॉजिटर्स जमा कराते हैं उसको लोन के रूप में दे देते हैं और जब वो लोन वाले वापिस पैसे बैंक को जमा करवा देते हैं तो वो डिपॉजिटर्स जब विड्रॉ कराने आते हैं तो उन डिपॉजिटर्स को वो ये पैसा दे देते हैं। सो इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज two different credit situations। credit मतलब what is the mean of credit? Let's understand here। credit means what is written here? credit means loan। credit means loan। so credit और loan refers to, अब ये बता रहे क्रेडिट क्या होता है।
Credit refers to an agreement in which the lender supplies the borrower with money, goods or services in return for the promise of future payment. अब क्रेडिट या लोन क्या होता है? ये एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें जो लेंडर, जो देने वाले को हम लेंडर कहते हैं, लेने वाले को बोरोवर कहते हैं। तो ये एक एग्रीमेंट है जिसमें जो लेंडर है वो बोरोवर को मनी, गुड या कोई भी सर्विस देता है इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट, और उस एग्रीमेंट में वो जो बोरोवर है वो फ्यूचर पेमेंट भी करेगा। ये एक उसमें एग्रीमेंट में होता है। मतलब लोन क्या होता है? जो लेंडर है वो सप्लाई करता है बोरोवर को मनी, गुड्स या सर्विसेज, और देन इन रिटर्न में वो उसको कुछ इंटरेस्ट के साथ लेंडर को वापस रुपए दे देता है। तो यही हमारा लोन होता है। तो आप इनकी डेफिनेशन जो भी मैंने कराई है याद कर लीजिए, क्योंकि छोटे मोटे सवालों में या फिर कोई भी कहीं पर भी काम में आ सकती है, इसलिए आप इनको लर्न कर लीजिए। ज़्यादा हार्ड नहीं, आसानी से लर्न हो जाएगी। अब ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स है लोन के। एक यहाँ पर एक लोन है। लोन कई तरीके से लिए जाते हैं। तो क्रेडिट, अब जो हमारा लोन है वो देयरफॉर, इस एग्जाम्पल से हमने देखा कि सलीम ऑब्टेन्स क्रेडिट टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ प्रोडक्शन। अब जो अपना कुछ कोई प्रोडक्शन कर रहा होगा यार, तो उस प्रोडक्शन में इसको सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, तो इसने क्या किया? लोन ले लिया। अब द क्रेडिट हेल्प्स हिम टू मीट द ऑनगोइंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन। अब उस लोन से उसने अपने प्रोडक्शन में कुछ उसका फायदा हुआ, कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम। अब जो प्रोडक्शन हुआ वो टाइम से हुआ क्योंकि इसके पास सामान आ जाता था, एंड देयर बाय इंक्रीज इज अर्निंग्स, और इसके कारण उसकी अर्निंग इंक्रीज हुई। तो देयरफॉर क्रेडिट देयरफॉर प्लेज ए वाइटल एंड पॉजिटिव रोल इन दिस सिचुएशन। जो यहाँ पर सिचुएशन है कि इसके पास सामान खरीदने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसा नहीं, तो इसने लोन ले लीजिए। तो इस सिचुएशन में ये एक बहुत ही वाइटल और पॉजिटिव रोल इस सिचुएशन में हमारा लोन प्ले करता है। सेकंड, स्वप्नाज प्रॉब्लम। इसमें क्या है? ये एक लेडी है, इसको अच्छे बीज, पेस्टिसाइड्स वगैरह चाहिए इसकी क्रॉप्स को अच्छा ग्रो करने के लिए। तो अब ये क्या करती है? लोन ले लेती है। लोन लेने के बाद क्या होता है कि ये जो स्वप्ना है, इसकी फसल कोई अच्छी फसल नहीं होती। इसने बहुत ट्राई किया, तो अब अच्छी फसल नहीं हुई, तो लोन तो रीपे करना पड़ेगा भाई, लोन तो वापस देना पड़ेगा। तो अब ये क्या करती है? अपनी ज़मीन का कुछ टुकड़ा, ये जो औरत बैठी इसको ध्यान से देखी बेचारी क्या कर रही है। तो ये क्या करती है? लोन को रीपे करने के लिए अपनी ज़मीन का थोड़ा सा टुकड़ा ये बेच देती है और उस पैसे से लोन को रीपे करती है। तो अब ये देखो भाई, बहुत ही खराब सिचुएशन में हो गई ये औरत। एक तो लोन लिया, फसल बढ़िया हुई नहीं, और इंटरेस्ट के साथ इसने लोन वापस दिया और ज़मीन भी बेच दी। जिस ज़मीन पर इसकी खेती थोड़ी बहुत होती थी, अब इसने वो ही बेच दी। तो अब इसकी सिचुएशन आप समझ सकते हो। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? डेप्ट ट्रैप। ये जो सिचुएशन है डेप्ट ट्रैप होती है। जिस सिचुएशन